dear students, myself Pooja Patwar, and today we are going to read our next poem from the book Beehive. The name of the poem is On Killing a Tree. This poem is written by Jeev Patel. As from the title itself, we can acknowledge that this poem is something about cutting of the tree. So the poet has pointed out that cutting of a tree is not actually a killing of the tree. He has explained how anyone can kill the tree. If anybody actually wants to kill the tree, what are the steps that he has to follow for killing that tree properly? So, let us start with the poem. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So, in the first para, the poet is saying कि अगर आप किसी ट्री को मारना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ मीन्स अ सडन ब्लो. तो जैब क्या होता है? अ सडन ब्लो. तो अगर वो कह रहा है कि अगर आप एक सिर्फ अपने किसी कुल्हाड़ी के साथ एक सडन ब्लो करोगे, एक बार उससे या नाइफ से उस पर एक बार उसको काट दोगे या उस पर कट मार दोगे, तो उससे वो मरेगा नहीं. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. ये बड़ा हुआ है, ये बड़ा है, इसने धीरे धीरे अर्थ में से बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करी हैं. अर्थ में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, राइजिंग आउट ऑफ इट. और उन न्यूट्रिएंट्स को उसने एब्जॉर्व करके, कंज्यूम करके उससे बड़ा हुआ है, अर्थ से बाहर निकला है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रास्ट. क्रास्ट मीन्स जो उसकी अर्थ की लेयर होती है, तो उसकी क्रस्ट से उसने बहुत कुछ न्यूट्रिएंट्स लिए हैं और अपने आप को फीड किया है, अपना उसने ग्रोथ की है और अपने आप पेट भरा है. अब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. और कितने सालों तक उसने ये सनलाइट एब्जॉर्व की है, एयर एब्जॉर्व की है, वाटर एब्जॉर्व किया है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट. लेप्रस क्या होती है? हाइड होती है स्किन. तो लेप्रेसी इज अ काइंड ऑफ डिसीज. तो यहाँ पे लेप्रेसी से क्या होता है? स्किन पे पैचेस पड़ जाते हैं वाइट वाइट कलर के. तो यहाँ पे जो उसकी स्किन है, उसका जो बाक है, उसका ट्रंक का, ट्री के ट्रंक का, उसको उसने कहा है लेप्रेस, के उस पे पैचेस पड़े हुए हैं. कहीं डार्क कलर है, कहीं लाइट कलर है. तो इसकी जो स्किन है, इसकी लेप्रेस स्किन से, पैचेस वाली स्किन से स्प्राउटिंग लीव्स. स्प्राउटिंग मीन्स ग्रोइंग. लीव्स बाहर आते हैं, तब जाके ये बड़ा हुआ है. सो इन द फर्स्ट पैरा द पोएट इज सेइंग that it is not so easy to kill a tree. If you want to kill the tree, a simple jab of knife will not do that purpose. You will have, because it has grown over the years, it has consumed so many nutrients from the earth, then it has risen from the earth, and it has fed itself from the earth's crust, taken all the nutrients, it has absorbed years of sunlight, air, and water, and then leaves have sprouted from its leprous hide. In the second para, so hack and chop, but this alone won't do it. तो hack and chop मतलब कि आप इसको हैक, क्या होता है? हैक इज के उस पर रफली ब्लो करना, रफली उस पर मारना कुल्हाड़ी या नाइफ से. तो अगर आप रफली इधर उधर उसके ट्रंक पे मारोगे और उसको काटोगे, बट दिस अलोन वोंट डू इट. इससे जो ट्री है वो बिल्कुल नहीं, उस पर कोई असर होगा, वो नहीं मरेगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट. और अगर आप यहाँ वहाँ उसके ब्लो करते रहोगे, उसको चॉप करने की कोशिश करोगे, इससे ज़्यादा
इससे आपको वो काम आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि द ब्लीडिंग वाक विल हील। ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग क्या यहाँ पे क्या है, ब्लड जब फ्लो करता है बॉडी में से बाहर, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। जैसे वुंड हो गया कोई, तो उससे क्या होता है, जब आपके जख्म होता है, कोई चोट लगती है, उससे ब्लड बाहर आने से होता है, उसको आप ब्लीडिंग बोलते हो, राइट। तो यहाँ पे ब्लीडिंग बाक, बाक क्या होता है, जो उसकी स्किन होती है ट्रंक की। तो यहाँ पे द पोइट इज सेइंग कि अगर आपने इतनी मेहनत करने से आपको उसको अलग रफली चॉप भी किया, तो उससे ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्या होगा, ब्लीडिंग बाक विल हील। जो उसका सैप है, यहाँ पे ब्लीड क्या कर रहा है, उसका जो सैप है, जब आप किसी ट्री को काटते हो तो उसमें से एक सैप निकलता है, जूस सॉर्ट ऑफ निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसको सैप कहते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि उसको सैप को ब्लड के साथ कंपेयर किया है पोइट ने। तो वो कह रहा है कि जहाँ वूंड में से सैप निकल रहा है, वो हील हो जाएगा, वो जख्म भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ट्विग्स मीन तिनके। तो कहता है जहाँ पे आपने ब्लो किया था, जहाँ पे आपने कट किया था, उसके बिल्कुल पास से कर्ल्ड ग्रीन ट्विग, छोटे छोटे तिनके निकल आएंगे। मिनिएचर बॉज, बॉज क्या होती है, ब्रांचेस, जो कि छोटी ब्रांचेस होंगी, which if unchecked will expand again। अगर उसको ना देखा गया, नहीं ध्यान दिया गया, तो वो दोबारा बढ़ जाएगी टू फॉर्मर साइज। जितने साइज का पहले ट्री था, उसी साइज का वो दोबारा बन जाएगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। फर्स्ट टू स्टैंजास में पोइट ने किया क्या है, क्या किया है, उसमें ये बताया है कि अगर आप ऐसे काटोगे तब भी कुछ नहीं होगा। दूसरे में बताया है कि अगर आप इसको काटोगे, इस तरह से काटोगे, तो उससे क्या होगा, हल्का फुल्का काटने से उसके दोबारा राइज हो जाएगा, दोबारा ग्रो हो जाएगा। सो इन द सेकेंड पैरा the poet is saying that if you will blow roughly on the bark on the tree, this will not help you out, the because the bleeding wound where you have cut the tree, from that place only, again small branches will grow. And if you didn't check it, if you didn't look at them, if you didn't cut them at that time, they will again rise to be a tree again. So in the third para he is saying, no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. So in the third para the poet is saying कि इफ़ यू वांट टू कट द ट्री, अगर आप ट्री को मारना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पुल इट आउट। इसको जो खींचना पड़ेगा, इसकी रूट्स बाहर निकालनी पड़ेंगी, आउट ऑफ द एंकरिंगर। एंकर क्या होता है, एंकरिंग मीन्स एक तरह से अर्थ को यहाँ पे एंकर बोला गया है कि वो उसको पकड़ के रखती है, सपोर्ट करती है, राइट। अर्थ जो है वो ट्री को सीधा रखने में उसको सपोर्ट करती है। तो अर्थ में से इसको, इसकी रूट्स जो है वो उसको निकालनी पड़ेंगी। इट इज़ टू बी रोप्ड, जो ट्री है उसको आपने रोप से बांधना पड़ेगा। एंड देन पुल आउट, स्नैप आउट, उसको खींचना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, इसको पूरी तरह से जो इसकी रूट्स है उसको पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अर्थ केव मीन्स जहाँ पे जो रूट्स होती हैं वहाँ पे ऐसे केव सी बन जाती है, कैविटी बन जाती है, जगह खाली हो जाती है। तो यहाँ पे जो होती है वो रूट्स ऐसे ग्रो करती हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि इस कैविटी में से उसकी रूट्स को है वो बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज। और ये जो ट्री, ये जो रूट्स हैं, ये क्या हैं, ये ट्री की स्ट्रेंथ है कि यही जो है वो अर्थ के साथ इसको जोड़ के रखती हैं, और ये बाहर आ जाएंगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, वो रूट्स कैसी होती हैं, वाइट एंड वेट होती, गीली होती है, वाइट कलर की होती हैं। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, और यही जो पार्ट है, ये जो रूट्स हैं, ये ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, और जो अर्थ के अंदर हमेशा सालों तक छिपा रहता है।
So here in the third para, the poet is saying that if you want to kill a tree, you will have to pull out the roots of the tree out of the earth earth crust by tying it with the ropes, and it has to be pulled out and snapped out entirely. The roots of the tree have to be exposed. The roots have been um, called as the strength of the tree, and only then the tree will be killed properly. Then the matter of scorching and stalking in the sun and air, browning and hardening, twisting, withering, and then it is done. And here in the last para, the poet is saying, then the matter means tree, जो tree है, और स्corching एंड चॉकिंग, स्corching मीन्स कि जब उसकी सनलाइट पड़ेगी, उससे क्या होगा, वो सनलाइट को, हीट को, वो जब उस पर पड़ेगी और वो क्या होगा, धीरे धीरे वो चॉक करना शुरू हो जाएगा, वो मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ड्राई होना शुरू हो जाएगा. So scorching and chalking means drying in the sun. So he's saying जब हवा में वो, सॉरी सन में सनलाइट उस पर पड़ेगी, वो सूखना शुरू हो जाएगा इन द सन एंड एयर, तो वो क्या होगा, ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो हार्डन हो जाता है, फिर वो ट्विस्ट होना, मुड़ना शुरू हो जाता है, और वो धीरे धीरे मुरझा जाता है. देन इट इज डन. क्या डन हो गया, देन द ट्री इज killed. Then you can say that the tree is killed. Only then it is killed if it is pulled out of the earth crust using the ropes, and then pulled with the full force. So in the last para, the poet is saying that once the tree has been pulled out using the ropes out of the earth crust, then with the in the sunlight and air, it will start drying up, and then it will be brown, and it will become hardened, then it will start twisting, and then finally it will wither away, then it will die away, then you can say that the tree is killed. So this was the poem. Let's talk about the literary devices that have been used in the poem. So first of all, let's talk about the rhyme scheme. So here you can see in the poem, in this para, that the poet has not used any rhyme scheme. So it's when no rhyme scheme has been used, it's called free verse. So this poem has been written in free verse entirely, right? So next, the poet has used literary device in the first para, that is enjambment. So what is enjambment? enjambment क्या होता है, जब एक ही लाइन जो है वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू करती है, राइट? वो मतलब उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज किया होता. सो हियर यू कैन सी इन द सेकेंड लाइन there is no punctuation mark, it is running into the third line. Here it is ending, then in the third line there is no punctuation marks, and it is running into the fourth line. So there, this is the example of enjambment. Next, the poet has used, here the poet has used metaphor. What is metaphor? Metaphor क्या होता है, जब poet indirectly किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ compare करता है. So here you can see leprous hide has been, the leprous bark of the tree has been compared with the leprosy disease, right? तो leprosy disease के साथ इसको compare किया गया है. So it is the example of metaphor. जब पोइट जो है वो लाइक या एज को यूज किए बिना किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करता है, दैट इज नोन एज द metaphor. So let's move to the next para now. So hack and chop, but this will alone won't do it. No, so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. So in this para, the poet has again not used rhyme scheme. So you can see no rhyme scheme has been used. Again, free verse. As I told earlier, this poem is in the form of free verse. Here, the poet has used alliteration. Alliteration क्या होती है?
जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड बहुत ज़्यादा prominent होता है. So here you can see bleeding bark. B sound is quite prominent over here. Another the device that the poet has used, that is the metaphor. Metaphor, again the poet has compared bleeding sap of the tree with the blood of the humans. ठीक है, यहाँ पे जो पोइट है उसने ह्यूमंस का जो ब्लड है उसको ट्री के सैप के साथ कंपेयर किया है. राइट, सो दिस इज द सेकेंड पैरा. लेट्स मूव टू द next para now. So no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped down or pulled out entirely are from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. So here in this para the poet has again not used any rhyme scheme. It's again free verse. Next we can see here enjambment also. Here in the this line there is no use of punctuation mark. Here also exposed, no punctuation mark has been used. This line is running into the next line. Another device that the poet has used is the repetition. Repetition क्या होती है? जब कोई word बहुत बार use किया होता है, तो in this para, third para, the poet has used pulled out thrice. So you can see here also in here once, in here he has used two times again, just to lay emphasis that to kill a tree it has to be pulled out from the using from the roots. Right, so enjambment is quite prominent in the second para also. I just forgot to tell you. So here you can see no punctuation mark has been used. So here we have the example of enjambment and metaphor, as well as we have the example of alliteration. Right, so another device that the poet has used over here is the alliteration. So here ver sound is quite prominent in the third para. So let's move to the next para now. Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning and hardening, twisting, withering, and then it is done. So here again we have the example of enjambment. One more device that the poet has used in the third para is the use of anaphora. Anaphora क्या होता है? जब किसी टू consecutive lines सेम उसके साथ लेटर के साथ सेम वर्ड के साथ स्टार्ट हो रही हूँ. सो हियर यू कैन सी द फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन, बोथ लाइन स्टार्टिंग विद द word the. So here anaphora is also found in this para. So this was the poem. I hope you have understood if this sensitive poem, actually the poet is quite sensitive towards the environment and tree, and he is telling us that like human beings, even the trees have the feelings. They also feel the cuts, and he is saying that how no matter how we tried hard to kill it, until the roots are pulled out it is not easy to kill the trees. So indirectly he is conveying the message that we should not kill the trees, because they also have the feelings and they also have the emotions like the human beings. With this only I would like to end my class for today. I hope you have understood. If you did, please do tell me in the comments. If still anything was left from my side, that thing also have to be told in the comments only, because only then I will acknowledge where I was lacking, so that I can improve myself for the next video. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Don't kill the trees. Bye bye. Take care.